बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, कुछ हलकों की तरफ से ये एतराज़ किया जा रहा है कि सिस्टम को इस तरह रिएक्ट नहीं करना चाहिए, अपने दायरे के अंदर रहना चाहिए। एतराज़ असूली बुनियादों पर दुरुस्त है, लेकिन जब हालात ये हो जाएं कि कोई रखेल बन जाए, कोई इमरान खान का रखेल बन जाए, कोई पेजे डकैत का रखेल बन जाए, कोई किसी और का रखेल बन जाए और सिस्टम के सामने कपड़े उतार कर अलफ नंगा होकर खड़ा हो जाए, हर ज़ाब्ते कायदे को पामाल कर दे, तो फिर सिस्टम रिएक्ट ना करे तो क्या करे। ये सिस्टम का रिएक्शन अभी शुरू हुआ है और सिस्टम ने अभी रिएक्शन देना है, ये बात भूल गए हैं एतराज़ करने वाले, और इनको अच्छी तरह अब याद आ जाएगी। इसी महीने बहुत कुछ सही किस्म का रिएक्शन होने वाला है और उस रिएक्शन के बाद कम से कम 9 मई के जो मुजरिम हैं और जो सहूलतकार हैं उनके बचने के चांसेस ख़त्म हो जाएंगे। और नाजरीन, पीडीएम ने अटक जेल में बंद इमरान खान को क्या पैगाम भेजा है, और फिर ये है कि जो गिरफ्तारियां शुरू होनी हैं उनमें पता ये चला है कि 4 जज भी पकड़े जाएंगे, 4 जज। और इसके अलावा ज़मान पार्क की 2 डाकू रानियां भी गिरफ़्तार की जाएंगी। उनकी गिरफ़्तारी का फ़ैसला कर लिया गया है। वो बड़ी डाकू रानी का जिक्र नहीं कर रहा, वो जो बड़ी डाकू रानी है वो तो महारानी है, गुलाबो जादूगरनी, उसकी भी बारी आनी है, लेकिन कुछ वजूह की बुनियाद पर उसकी गिरफ़्तारी को अभी मुअख्खर किया जाएगा। लेकिन ज़मान पार्क की 2 बदनामे ज़माना चोर बहनें, चोरनियाँ बल्कि फूलन देवियाँ, उनको गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। और उनमें से एक की तो अमेरिका में मज़ीद जायदाद का सुराग मिला है, अमेरिका के बहुत ही महंगे इलाके में ये गिरफ़्तारियाँ होनी हैं। और फिर ये है कि एतजाज़ आसन पर एक मरतबा फिर हिज़ियान का दौरा पड़ा है। इस मरतबा उसने जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के बारे में खुराफात बकी हैं और उनका तज़किरा उसका जवाब है। ये हमारे 4 बुनियादी मौज़ूआत हैं। नाज़रीन, आप ये देखिए कि पेजे डकैत की गिरफ़्तारी पर जो कुछ मंज़र आपने देखा, सुना, अखबारों में पढ़ा, टीवी पर देखा या सोशल मीडिया पर, और उस व्लॉगर के ज़रिए ये पूरी कार्रवाई आपने देखी। कार्रवाई को रिपीट करने का मेरा कोई इरादा नहीं है, ना ही मैंने कभी कार्रवाई की तफसील बयान की है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके इल्म में बहरहाल आ जाती हैं। मैं चंद एक पॉइंट बताना चाहता हूँ जिससे आपको ये अंदाज़ा होगा कि इन लोगों का ज़हनी मिजाज क्या है, इनकी मौजूदा ज़हनी कैफियत क्या है, इनका स्टेट ऑफ माइंड क्या है, और क्या ये लोग अपनी होशो हवास में हैं। वो जो जज है रफ़ीक, उसने पेजे डकैत की रिहाई का आर्डर दिया और हुक्म दिया पुलिस को कि ये इसको इसके घर तक छोड़ कर आओ, और कोई पुलिस, कोई एजेंसी किसी भी मुकदमे में, किसी भी आइंदा वाले मुकदमे में, पिछले मुकदमे में इसे गिरफ़्तार ना करे। और इसको बात को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको याद करा दूं कि एक जज हाई कोर्ट का वो भी था जिसके पास परवेज़ इलाही का केस गया, तो उसने केस की समाअत करने के बजाय केस खारिज करके परवेज़ इलाही को बाइज़्ज़त बरी कर दिया 1.5 मिनट में। यानी केस की कोई समाअत नहीं, किसी को कोई नोटिस नहीं, कोई वकील नहीं, कोई जरा नहीं, कोई गवाह नहीं, कोई फाइलें नहीं, कुछ भी नहीं। परवेज़ इलाही का बूथा देखा और कहा कि ये बरी है। और इसी हाई कोर्ट का एक जज वहाँ जाकर लंदन में मुअन्नस इलाही से हिदायत और डिक्टेशन लेता है कि तुमने आइंदा क्या क्या फ़ैसला किस किस तरह करने हैं, और कहीं से कोई अदालती निज़ाम में हमारे इस पर एक्शन नहीं हुआ। तो ये है जनाब, जिस पर अगर सिस्टम रिएक्ट ना करे तो क्या करे। बहरहाल ये जो जज है रफ़ीक, के पूरा नाम पता नहीं क्या है, तो इसने परवेज़ इलाही की गिरफ़्तारी पर जो फिर नोटिस लिया और तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की, तो चंद झलकियाँ मैं उसको आपको दिखाता हूँ कि इसने जनाब वो आईजी ऑपरेशंस और एसपी ऑपरेशन, डीएसपी ऑपरेशन और आईजी पंजाब को तलब किया। तो वो जो 2 मज़कूरा अफसर थे उन्होंने तो आने की ज़हमत ही नहीं की, आने को कोई अहमियत ही नहीं दी, और ये पैगाम भिजवा दिया कि जनाब हम तो बलूचिस्तान में हैं। अब बताइए कि इस नाजायज़ तलबी पर ये जवाब मिला तो मौसूफ़ की क्या इज़्ज़त रही। आईजी पंजाब हाज़िर हुए, उन्होंने कहा कि मेरा तो इस केस से कोई तल्लुक़ नहीं है, तो इस्लामाबाद वाली पुलिस पकड़ कर ले गई। तो फिर जज ने, जब हत्थे से उखड़ गया जज और बुरा भला कहने लगा इन सबको,
तो आईजी ने और हुकूमत पंजाब के वकील ने इससे कहा कि हमें आप पर एतमाद नहीं है, इसलिए कि आप पर्सनल हो गए हो। किसी आईजी रैंक के अफसर से किसी जज को ये सुनना पड़ जाए कि तुम पर्सनल हो गए हो तो जनाब क्या इज़्ज़त रही। लेकिन मौसूफ को इसकी भी परवाह नहीं थी। फिर उसने आईजी को हुक्म दिया कि ये जो तुम्हारे हाथ में मोबाइल फ़ोन है इसको बाहर रख कर आओ। आईजी ने कहा मेरे हाथ में कौन सा मोबाइल फ़ोन है, मेरे तो पास मोबाइल फ़ोन है ही नहीं। मैं तो जब भी किसी अदालत में जाता हूँ तो अपना मोबाइल फ़ोन बाहर रख कर आता हूँ। अब पता नहीं वो कौन सा जिन्नाती किस्म का मोबाइल फ़ोन था जो आईजी ने पकड़ा हुआ था और किसी को नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन जज मौसूफ को नज़र आ रहा था। फिर जब उसने कहा कि मैं तो तौहीन अदालत लगाऊंगा और सबको सज़ा दूंगा, तो उससे कहा गया कि ये तौहीन अदालत का केस बनता नहीं है। तो उसने कहा मैं कोई आर्गूमेंट नहीं सुनूंगा। उन्होंने कहा कि हम कुछ इसमें दलाइल देना चाहते हैं। तो अदालत में तो यही होता है ना, चाहे केस कैसा भी क्लियर हो या अनक्लियर हो, दलाइल सुने जाते हैं फिर फैसला दिया जाता है। इसने कहा नहीं, मैंने दलाइल सुनने नहीं है, मैंने सीधी सज़ा देनी है। भाई तुम जज हो या मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर हो। तो इस पर भी जो फिर रद्द-ए-अमल था ज़ाहिर है वो भी इसकी मौसूफ की इज़्ज़त के लिए ख़ासा हौसला शिकन था। फिर इसकी जानबदारी देखिए कि वो जो लतीफ़ खोसा है, वो जो हर अदालत में और अदालत से बाहर बदज़बानी करता है, उसने आईजी पंजाब के बयान पर सीधे अल्फाज में कह दिया कि आईजी झूठ बोल रहा है। तो आईजी ने इस पर एहतजाज किया। ज़ाहिर है ये बात नहीं कहना बनती थी और नहीं कहना चाहिए थे, कोई भी मुहज़्ज़ब वकील इस तरह की बात नहीं करता। तो उसने जब आईजी ने एहतजाज किया तो जज ने कहा कि इसने कौन सा गलत कह दिया, ये कौन से गैर पार्लिमानी अल्फाज हैं। अगर कोई जज को कह दे कि तुम झूठ बोल रहे हो तो क्या फिर भी ये कहेगा कि ये गैर पार्लिमानी अल्फाज नहीं है। मैं तो तौहीन अदालत पर सज़ा दूंगा, बस शोकाज नोटिस देना है और उसके बाद सज़ा दे देनी है। तो बहरहाल मौसूफ का तबादला पिंडी कर दिया गया और इस पर बड़ा गुल मचा हुआ है कि ये क्या बात है। वो ऐसे कुछ इतला है कि इसके पिंडी जाने का पहले से शेड्यूल तय था और कुछ कहते हैं कि नहीं अभी फैसला हुआ। ये इसके बारे में मुझे तफसीली मालूमात नहीं है। दोनों मौक़िफ़ मीडिया पर मौजूद हैं। एक का कहना है कि ये कई दिन पहले इसके मुल्तान बेंच में इसके भेजने का फ़ैसला हो गया था और कुछ का कहना है कि नहीं आज ही हुआ है। बहरहाल आज पंजाब के कुछ अहम अफसर परवेज़ इलाही के मसले पर जज की खुल्लम खुल्ला जानबदारी और गैर कानूनी और गैर आइनी इक़दामात और हमायत पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले, और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अता तारड़ साहब ने कर दी है। वो मैं आपको इसमें शायद दिखाने की कोशिश करूँगा। उसमें उन्होंने कहा है कि ये लतीफ़ खोसा वगैरह को एक दिन पहले ही कैसे पता था कि कल हम अदालत जाएंगे और वो तौहीन अदालत का केस करवाएंगे और इनको फारग कराएंगे और ये सारी चीज़ें इस तरह से होंगी। और परवेज़ इलाही का प्रोडक्शन आर्डर भी जारी होगा। वो हुआ कि परवेज़ इलाही को जो फलाना जज है, वो सेशन जज जो है अटक का, वो लेकर कल अदालत में हाज़िर हो। तो ये इस तरह के अहकामात आप देखिए क्या क्या दुनिया में किसी जज का ऐसा रवैया हो सकता है। ऐसा रवैया तो भारत में भी नहीं है, जहाँ दलितों और मुसलमानों के बारे में जजों का रवैया नहायत मुतस्सबाना और जारहाना और जानबदाराना होता है। लेकिन इस तरह की वो नंगापन का मुजाहरा वो भी नहीं करते। इन्होंने तो हद ही कर दी है ना। और इस हद का बानी कौन था? बिंदियाल, जिसने एक दहशतगर्द को अदालत में बुलाया और कहा कि ग्लैड टू सी यू, और फिर उसको गोया के बस फूलों के हाथ पहनाने की कसर रह गई थी। मर्सिडीज़ बुलाई एक मुजरम के लिए, मर्सिडीज़ बुलाकर उसको भेजा और कहा कि ये हमारा मेहमान है, इसे रेस्ट हाउस में शहजादों की तरह रखो, इसे भुना हुआ बकरा दो, इसे हिरन दो, इसे फलाना खाबा भी दो, इसे फलाना खाबा भी दो। और जितने आदमी इसके पास रात रहें उन सब के खाबे का ख़र्चा भी हुकूमत देगी। ये तो जनाब ये हमारे बिंदियाल का हाल है, जो चीफ़ जस्टिस है बदकिस्मती से। तो नाज़रीन ये सिलसिला जो है अब रुकेगा नहीं। ये जज ठीक है चला गया मुल्तान, अब जितने भी इसके सहूलतकार हैं वो जो गैर आइनी हथकंडे इख्तियार करेंगे उन पर उनको जवाब मिलेगा। किसी का जवाब मिलेगा फ़ौरी और किसी पर जवाब तवक्कुफ़ के बाद मिलेगा। मसलन उसका हुक्म मान लिया जाएगा बज़ाहिर, लेकिन फिर तवक्कुफ़ के बाद इसका बाकी ये परवेज़ इलाही के ड्रामे आप समझते हैं कि ये अटक जेल। कल शाम को ख़बर आई कि इस पर कल असर से बहर के वक्त इस पर पता नहीं कौन सी बीमारी लिकोरिया या कौन सी कोई इस तरह की बीमारी इसे हो गई है और ये उसको फिर इलाज के लिए वो लेकर जाया गया। जब ले जाया गया तो पता चला इसे कोई बीमारी नहीं। और इसने ऐसा ही ड्रामा पिछली मरतबा भी किया था अस्पताल में रहने के लिए।
तो अस्पताल के डॉक्टरों ने रिपोर्ट दी थी कि इसे कोई बीमारी नहीं है, ये हट्टा भी है और कट्टा भी है। 78 साल का हट्टा, 78 साल का कट्टा। तो ये जो आप खबरें सुन रहे हैं कि 15 सितंबर के बाद बहुत बड़ी कार्रवाई शुरू होने वाली है, तो इसमें ना बहुत बड़ी कार्रवाई अगर तादाद के लिहाज से देखा जाए तो वो बहुत बड़ी कार्रवाई नहीं होगी। यानी कुछ लोगों को ये तस्वर है कि पता नहीं हज़ारों के हिसाब से गिरफ्तारियाँ होगी और पता नहीं अंधेर गर्दी मच जाएगी, तूफ़ान आ जाएगा, ज़मीन ऊपर की नीचे और नीचे के ऊपर ज़मीन ऊपर हो जाएगी। ऐसा नहीं है, गिरफ्तारियाँ थोड़ी ही हो रही हैं। सीधी सी बात है कि 9 मई के वाक़यात के जो बेशतर अक्सरियत जो है मुलज़िमों की वो गिरफ़्तार है। जो गिरफ़्तार होने से बचे हुए हैं उनकी तादाद ज़्यादा नहीं है, थोड़ी है। असल में ये जो बड़ा क्रैकडाउन जिसको बड़ा के जो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, बड़े से मुराद ये है कि इनको अब सज़ाओं का मरहला शुरू होगा और जो अभी तक बचे हुए हैं उनकी भी पकड़ होगी। और इस पकड़ में ऐसे ऐसे लोग आएंगे जिनकी तरफ किसी का ख्याल जा ही नहीं सकता। मसलन जज, 4 जजों के बारे में ये इतला है कि वो 9 मई की सहूलतकार थे और इनमें एक बड़ा जो सबसे बड़ा खड़पैंच है, और आप समझ रहे हैं कि मेरा इशारा किस तरफ है, उस खड़पैंच के बारे में मालूम हुआ है कि 9 मई से पहले कुछ दिन पहले इमरान खान से उसकी मुलाकात हुई थी। ये बात पहले नहीं सामने आ सकी, फिर इसका सुराग मिला और उस मुलाकात में इस चीफ खड़पैंच ने इमरान खान को मशवरे दिए थे कि फ़ौज को कैसे धूल चटानी है। अब नाज़रीन आप ये सोचिए कि जो शख्स ये मशवरा दे कि फ़ौज को कैसे धूल चटानी है, अगर अब उसे फ़ौज धूल चटाने पर आ जाए तो इसमें फिर गलत क्या है? फिर इसमें रिएक्शन करने का एतराज़ कहाँ रह जाता है? फिर तो जो भी होगा वो जस्टिफाइड होगा और जिसको कहते हैं हक बजानब होगा। यानी जो जिस चीज़ का सज़ावार है, मुस्तहक़ है, उसको इसका हक मिलेगा और अच्छी तरह से हक मिलेगा। तो जनाब 4 जज हैं जिनके ख़िलाफ़ इस 9 मई के हवाले से गिरफ़्तारियों का फ़ैसला हो गया। ये गिरफ़्तारियाँ कब होती हैं मुझे नहीं पता, और लेकिन ज़राए ये असूली बात ये कर रहे हैं। और असूली बात फिर ये भी है कि जो महारानी है डकैतों की और चोरों की, महारानी जो गुलाबो जादूगरनी है, उसको भी गिरफ़्तार करने का तय हो गया। और आज से नहीं, ये पुरानी खबर है कि तय हो गया है, लेकिन इस पर कब हाथ डालना है ये ज़ाहिर उनकी अपनी एक स्ट्रेटजी होती है। ये खबर बहुत पहले वहाँ से आ गई थी हमारे पास कि इसको भी पकड़ा जाना है, क्योंकि ये भी बहुत सारे रियासत के ख़िलाफ़ संगीन जराइम में मुलव्वस है, डकैतियों चोरियों के अलावा। तो चुनांचे इसको गिरफ़्तार किया जाना, लेकिन ज़राए ने इसकी गिरफ़्तारी की जो टाइम फ्रेम है उसके बारे में कोई बात नहीं की और अब भी नहीं कर रहे। लेकिन अब जो नई डेवलपमेंट हुई है वो ज़मान पार की 2 बदनाम ज़बाना रसवाए ज़माना चोरनियाँ, एक वो अलीमा डकैत है, अलीमा चोरनी, और 2 और हैं। इन तीनों के ख़िलाफ़ बहुत सारे सबूत मिल गए हैं, लेकिन इनमें से 2 को पकड़ा जाएगा, तीसरी को नहीं पकड़ा जाएगा। मुझे नहीं वाज़ेह हो सका कि अलीमा को पकड़ा जाना है और बाकी 2 में से किसको पकड़ा जाना है और किसको नहीं पकड़ा जाना ये नहीं पता, लेकिन 2 को पकड़ा जाना है। और इन दोनों की जायदादें अमेरिका में भी अरबों रुपए की हैं, करोड़ों रुपए की नहीं है। अगर कोई ये समझता है ना कि अब करोड़ों रुपए की वहाँ जायदादें हैं तो वो बच्चा है, ज़हनी तौर पर बच्चा है। कि अमेरिका में करोड़ों की जायदाद तो आम आदमी के पास भी होती है, ये अरबों की जायदादें और प्लाजे और बिल्डिंगें और फ्लैट और कोठियाँ और बड़े बड़े महंगे इलाकों में, और इस तरह इतनी ही जायदादें या इससे भी ज़्यादा जायदादें इनकी दुबई में हैं। नाम है मियाँ अजमल और मैं एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी हूँ। आई लिव इन न्यू जर्सी। कल यहाँ मैं अपने घर के लिए एक लिस्टिंग ढूंढ रहा था एंड आई फाउंड एन इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी। यह है 154 6th स्ट्रीट हार्बर्ग न्यू जर्सी में, और ये $1.6 मिलियन अप्रॉक्सीमेटली 55 करोड़ पाकिस्तानी रुपए की प्रॉपर्टी है। So I called the agent and he said it belongs to someone from Pakistan. I asked कौन, and उसने बोला अलीमा खान. I got suspicious and asked again, and he confirmed that it belongs to Alima Khan, sister of Imran Khan. I request Pakistani media to ask this question: how did Alima Khan buy $1.6 million property in US during Imran Khan era? हमें लंदन में इवन फील्ड अपार्टमेंट की कहानी सुना कर ये न्यू जर्सी में 55 करोड़ के अपार्टमेंट ले रहे हैं। I wonder what kind of thieves are looting Pakistan right now. और
इनको गिरफ़्तार जब किया जाएगा तो फिर मामला इनके अंदर से भी इमरान ख़ान की तरफ जाएगा, इसलिए कि ये इमरान ख़ान ही था जो शौकत खानम हस्पताल का चंदा चोरी करके इनको देता रहा। फिर बाद में भी जितनी चोरियाँ हुई, मनी लॉन्ड्रिंग हुई, कहा जाता है कि इमरान की मनी लॉन्ड्रिंग के बहुत सारे ज़रिए थे और उनमें एक बड़ा ज़रिया ये 2 चोर बहनें भी थी। तो एक तो ये हो गया, और जो पिंकी जादूगरनी है इसका भी सारा रिकॉर्ड रखा जा रहा है और इस बात की भी तहकीकात कराई जा रही है कि इसने काला जादू सीखा कहाँ से, इसका उस्ताद कौन है। इसमें कोई शक नहीं कि इसने काला जादू सीखा है और ये काला जादू करती भी है, लेकिन मेरा अपना अंदाज़ा ये है कि ये काले जादू की कच्ची वो है प्रैक्टिशनर, कच्ची प्रैक्टिशनर है। इसके वार ज़्यादातर कामयाब नहीं होते। हाँ, ये शोबे ज़रूर दिखा देती है, कुछ लोगों को करतब दिखा के ये गिलास मेज़ पर से उठकर ऊपर चला गया, जहाँ आकर मुअल्लक हो गया, लटक गया, या कोई कुर्सी ऊपर उठा दी, इस तरह के कारनामे इसने किए हैं। तो और उनकी वजह से इसने लोगों को अपना वो यानी उन पर अपना एक सिक्का बिठाया है। लेकिन ये जो कहा जाता है ना कि ये फ़लाँ पर अमल कर देगी तो वो भस्म हो जाएगा। पिछले दिनों कहानी आई थी कि जिन पुलिस अफसरों ने ज़मान पार्क में छापा मारा था, तो उन पर काली माई ने कुछ जादू कर दिया था और उनको परेशानियों वो सब गलत निकला। किसी पुलिस अफसर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा इसके जादू से। ये इसकी तस्दीक आप कहीं से कर सकते हैं। किसी अफसर को जिनको ये इसने बद्दुआएं दी थी कि तुम्हारे साथ ये हो जाएगा, तुम्हारे साथ वो हो जाएगा, किसी के साथ कुछ नहीं और कुछ होना भी नहीं है। अगर कुछ हुआ कभी तो ज़ाहिर ज़िंदगी में सबके साथ कोई ना कोई हादसा, कोई ना कोई गमी खुशी चलता रहता है सिलसिला। अल्लाह ताला सबको आफियत में रखे, लेकिन वो ज़िंदगी का रूटीन का एक हिस्सा है। अगर किसी को किसी परेशानी का सामना करना पड़े तो वो काली जादूगरनी की तरफ ले जाए, गुलाबो जादूगरनी की तरफ, तो ये इसके लिए ठीक नहीं है। ये ज़िंदगी के उसके बगैर भी चीज़ें इस तरह की होती रहती हैं। नाज़रीन, पीडीएम ने क्या पैगाम दिया है? एक तसलसल के साथ इमरान ख़ान के वकील पीडीएम के रहनुमाओं से राब्ते कर रहे हैं। पीडीएम से मुराद है पीडीएम भी और पीपल्स पार्टी भी, और ख़ास तौर पर 3 जमातों से, मुस्लिम लीग नून से, पीपल्स पार्टी से और JUI से मसलसल राब्ते कर रहे हैं और इमरान ख़ान का पैगाम दे रहे हैं कि खुदा के लिए मुझसे मुज़ाकरात कर लो। और ये ख़बर एक वकील ने दे भी दी, वो छपी भी है अखबारों में और टीवी पर चली भी है, लेकिन वो सिर्फ इतनी चली है कि इमरान ख़ान इदारों से और सियासी जमातों से मुज़ाकरात करना चाहते हैं। लेकिन ये जो मिन्नत तरले का जो स्टाइल है, ये मिन्नत तरले का जो एंगल है, वो असल में जब ये इन वकीलों ने राब्ते किए फिर अपोजिशन लीडर से, JUI से भी किए, मुस्लिम लीग नून से भी किए और पीपल्स पार्टी से भी किए कि मुज़ाकरात कर लो, मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ, मेहरबानी होगी आपकी मुज़ाकरात कर लें, मिल बैठ कर कोई मसले का हल निकालते हैं। मतलब ये है कि मुझे जेल से निकालो। वो है ना लतीफ़ा कि वो जो नाराज़ लड़की थी, घर से भाग गई थी, तो शाम को उसने देखा कि शाम तक तो उसे कोई मनाने ही नहीं आया, तो फिर उसका दिल घर से उदास हो गया। तो उसने देखा कि वो जो एक गधा था, उनके घर का गधा, तो वो उसके पास से गुज़रा, इसने गधे की वो दुम पकड़ ली और उसके साथ साथ घिसने लगी और घिसटती जा रही थी और साथ साथ कहती जा रही थी कि वे गधे, वे खोतिया मनु छड़ दे, मैं नहीं जाना का। और उसकी दुम ज़ोर से पकड़ी हुई थी। चुनाचे गधा उसको घर ले आया और उसने कहा कि मैं तो नहीं आई, ये तो कमबख्त खोता मुझे अपनी दुम के साथ बांध कर ले आया है। तो ये इमरान ख़ान का हाल है। तो पीडीएम ने जवाब दिया कि जनाब, आपसे कोई मुज़ाकरात नहीं हो सकते। आपने ये सारी बातें जो उन्होंने की बड़ी तल्ख़ थी। लेकिन यहाँ मैं एक बात अपनी तरफ से कहूँ, वो ये है कि अव्वल तो इससे पीडीएम ने मुज़ाकरात करने ही नहीं, वो तो जवाब हो गया। लेकिन बात ये है कि ये इमरान ख़ान के दिमाग में क्या ख़राबी है कि इसने पीडीएम वालों से मुज़ाकरात का कहा। क्योंकि पीडीएम वाले फ़र्ज़ करें इसकी बात मान लेते हैं, फ़र्ज़ करें, ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि वो मुज़ाकरात करें, लेकिन फ़र्ज़ करें कि अगर वो मुज़ाकरात कर लेते हैं तो वो मुज़ाकरात में ठीक है, बाकी मामलात पर शायद पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो फ़ौज से इनको कुछ रियायत दिलवा सकें। लेकिन जनाब 9 मई का क्या करेंगे? 9 मई पर तो फ़ौज का जो स्टांस है वो नाकाबिले तरमीम, नाकाबिले तनसीख और नाकाबिले बर्दाश्त रवैये पर मबनी है। वो तो जवाब दे ही नहीं रहे। बाकी तमाम दुनिया से इसको जवाब हो गया। ना कोई यूरोपीय यूनियन इसकी बात सुन रही है, ना कोई इंसानी हकूक़ वाले इसकी बात सुन रहे हैं, ना अमरीकी एडमिनिस्ट्रेशन इसकी बात सुन रही है। अदलिया से भी इसकी उम्मीदें मुरझा गई और हर तरफ से मायूस होकर इसने ये SOS कॉल दी है
पीडीएम को और पीपल्स पार्टी को, तो इसका हशर भी देख लिया। तो ये इसकी जो शामत अमाल है, मैंने बहुत पहले कहा था कि जब ये काबू में आएगा तो फिर इस पर फिर ये छूटेगा नहीं। नाज़रीन, आखिर में एतजाज़ हसन की खुराफात। एतजाज़ हसन पर कोई 1 साल हो गया, उस पर हिज़ियान का दौरा है। मुझे लगता है कि वो जुनून का मर्ज़ जो है, एक तो जुनून मुहावरतन होता है ना कि फ़लाँ पर जुनून तारी हो गया, एक जुनून बाकायदा मर्ज़ हो जाता है, इसको ये जुनून का मरीज़ हो गया है। ऑल फोल बकता है, मुंह टेढ़ा करके बोलता है, इसकी कोई कल सीधी नहीं, कोई बात सीधी नहीं। अब इसने कल एक तो मायूसी का भी इजहार किया बिंदियाल पर और कहा है कि तवक्को है कि बिंदियाल कुछ ना कुछ करके जाएंगे। और क्या करके जाएंगे भाई? अब अगर वो कुछ करेगा भी तो वो ना करने के बराबर ही होगा, क्योंकि इसका हर गैर आइनी फैसला अनडू हो जाएगा इसके जाते ही। दूसरी बात उसने की कि जस्टिस काजी फाइज़ ऐसा तो मुस्लिम लीग के आदमी हैं और मुस्लिम लीग ये कह रही है कि जो हमारे आदमी हमारे हक में फ़ैसला करेंगे, हमारी मौज लग जाएगी, हमारी हुकूमत। तो भाई ये इतना बड़ा झूठ है। मुस्लिम लीग का कोई लीडर, मुस्लिम लीग का हामी या किसी भी पार्टी का, पीपल्स पार्टी का या JUI का, किसी भी पार्टी का कोई लीडर, कोई हामी, कोई तजियाकार, कोई सहाफ़ी, कोई जो भी, ये दिखा दो जिसने ये कहा हो कि काजी फाइज़ ईसा जब आएगा तो हमारी मौजें लग जाएंगी, वो मुस्लिम लीग का साथ देगा या पीपल्स पार्टी का साथ देगा। भाई काजी फाइज़ ईसा के बारे में ये किसी ने नहीं कहा। काजी फाइज़ ईसा के बारे में सब जिसने भी जो कहा है वो सिर्फ इतना कहा है कि काजी साहब आइन के मुताबिक फ़ैसला करेंगे, वो चाहे मुस्लिम लीग के ख़िलाफ़ जाए, चाहे पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ जाए, चाहे किसी के ख़िलाफ़ जाए, वो आइन के मुताबिक फ़ैसला करेंगे। वो किसी दहशतगर्द को देखकर ये नहीं कहेंगे कि हैप्पी टू सी यू और उसके गले में सितंबर का हार नहीं डालेंगे और उसको सरकारी रेस्ट हाउस में बकरे हिरन भुने हुए खाने का आर्डरनामा जारी नहीं करेंगे और आइन को रीराइट नहीं करेंगे कि पेजे डकैत को वज़ीर आला बनाओ और अभी चंद घंटों के अंदर अंदर इसको हलफ दिलवाओ, जबकि वज़ीर आला का हलफ आमतौर पर मंतब होने के दूसरे दिन भी वो लिया जा सकता है। लेकिन उसने कहा कि इसको पता नहीं क्या डर था बिंदियाल को कि नहीं, रातों रात इसको हलफ दिलवाओ और अगर गवर्नर दे तो इसको इस्लामाबाद लाओ और इस्लामाबाद में वो दंदान साहब से इसका हलफ दिलवाओ। इस तरह की हरकतें काजी फाइज़ ईसा साहब नहीं करेंगे। और ये बिल्कुल सही बात है कि अगर कोई ये समझता है, मेरा ख्याल है कि ऐसा कोई पागल दुनिया में मौजूद नहीं है जो ये समझेगा कि काजी फाइज़ ईसा आकर वो मुस्लिम लीग का एक सेक्रेटरीट बना देगा सुप्रीम कोर्ट को या किसी और पार्टी का सेक्रेटरीट बना देगा, जिस तरह बिंदियाल ने सुप्रीम कोर्ट को PTI का एक वो उसके यूथ डिवीज़न का ऑफिस बना दिया और वहाँ ऑफिस क्या बना दिया, अखाड़ा बना दिया PTI का। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट का जो 3 रुकनी बेंच है, इसने सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग को अखाड़ा बना दिया है। इमरान खान के हामी वकील वहाँ ऐसे दंदराते फिरते हैं जैसे कोई घर जवाई घर में दंदराता है। तो एतजाज़ हसन की ये जो अफवात है या इस पर हिज़ियान का दौरा पड़ा है या जो हर्जा सराई करता है, ओल फोल बकता है, अंट शंट बोलता है, ये मेरे ख़्याल में इसके दिमागी मरज़ के लाइलाज होने की मंजिल तक पहुँच जाने का इशारा देते हैं। तो नाज़रीन, एतजाज़ हसन को इस खराज तहसीन के साथ ही मैं प्रोग्राम ख़त्म करता हूँ। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।